नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवरी। दोस्तों, डॉक्टर सतीश त्यागी जी की हरियाणा की राजनीति पर लिखी गई सबसे अच्छी किताबों में से एक है पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, जो ये मेरे सामने है। और आज का ये चौथा वीडियो है दोस्तों, और इस वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, 1858 में पंजाब के भूगोल का हिस्सा बनने के बाद हरियाणा का इतिहास भी पंजाब के साथ जुड़ गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए पंजाब जो था वो कई वजहों से शेष भारत के मुकाबले में काफ़ी अहमियत रखता था। रूस अपनी साम्राज्यवादी हसरतों के साथ पंजाब के उस पार खड़ा हुआ था। उसके किसी भी संभावित दुस्साहस को रोकने के लिए पंजाब को सैनिक सूबे यानी कि गैरिसन स्टेट के रूप में बदलना अंग्रेजों के लिए जरूरी हो गया था। इसके साथ ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सूबे की जनता को भी अपने प्रति वफादार बनाना अंग्रेजों के लिए जरूरी हो गया था। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए फिरंगियों के पास साम दाम दंड भेद की नीति थी और इसका भरपूर इस्तेमाल उन्होंने किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा काबिज होना इसलिए बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि उसके जो अमेरिकी उपनिवेश थे उसके हाथों से निकल रहे थे। 1800 जो ईस्वी थी उसमें 13 अमेरिकी कॉलोनी उसके हाथों से निकल चुकी थी। अमेरिकी जनता ब्रिटानी उपनिवेशवाद के खिलाफ एकजुट हो चुकी थी और उसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज ये समझ गए कि उनको अब अमेरिकी विकल्प तलाशने होंगे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए हिंदुस्तान पर काबिज होना, बने रहना काफ़ी आसान रहा क्योंकि एक तो ये मुल्क गुलामी सहने का अभ्यस्त था, दूसरा यहाँ के राजा महाराजा आपस में भिड़ते रहते थे, तलवारें खींचे रहते थे। जनता में कोई नरप होए हमें क्या हानि का भाव, राजनीतिक एकता का घोर अभाव हमारे यहाँ था। ऐसे बहुत सारे कारक थे जिनके बूते पर अंग्रेज भारत में जो अपने साम्राज्य के लिए सुनहरा भविष्य देख सकते थे। अंग्रेजों ने भारतीयों की आपसी फूट का जमकर लाभ उठाया। 1757 में प्लासी की विजय से लेकर 1857 तक की आज़ादी की पहली लड़ाई के कुचले जाने तक अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। और इस नीति का पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बाद में ब्रिटिश सरकार ने खूब जमकर प्रयोग में इसको लाए। वो एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ लड़ा देते थे, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से भिड़ा देते थे, एक हित समूह को दूसरे हित समूह के खिलाफ लड़ा देते थे और अंग्रेजों ने भारत को कभी भी एकजुट नहीं होने दिया। अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से बांटो और राज करो की नीति को लागू किया। लेकिन हम चूंकि पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब की जनता को अंग्रेजों ने देहात और शहर के बीच बांटा था। देहाती जनता को अंग्रेजों ने भरपूर संरक्षण दिया, देहात और शहर के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जो आज तक चल रही है। अंग्रेजी देहाती जनता को अपने पक्ष में खड़ा करना चाहते थे और पंजाब के गांवों पर फोकस करने की अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी वजह थी। एक तो ब्रिटिश सेना के लिए रंगरूट चाहिए थे, भर्ती की अपार संभावना यहाँ पर थी क्योंकि बहुत तगड़े लोग यहाँ पर थे। दूसरा, भू राजस्व के जरिए वो यहाँ से धन कमाना चाहते थे। पंजाब के देहाती क्षेत्रों में राष्ट्रवादी आंदोलन बेहद कमजोर रहा। गांव में तो उस समय कोई गांधी नेहरू का नाम भी नहीं जानता था। इसके अलावा सरकार हो शहरियों के मुकाबले जो सरकार से हैं, जो शहरी हैं वो जल्दी संतुष्ट नहीं होते, गांव के लोग जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ देहात को प्राथमिकता देनी शुरू की, किसान को बहुत प्रोत्साहित किया, किसानी को प्रोत्साहित किया और अंग्रेजों का ये राजनीतिक फैसला था। देहात को प्राथमिकता देने की एक मनोवैज्ञानिक वजह ये थी कि शहरों की अपेक्षा कर संपन्न और शिक्षित लोग जो थे वो शासक वर्ग को सम्मान नहीं देते थे, जबकि देहात के लोग इस मामले में हमेशा आगे रहते थे। इसके अलावा भूस्वामी वर्ग की ज़रूरत को पूरा करना आसान होता था क्योंकि उनकी चाहतें कम होती थी, जबकि शहर के जो लोग थे वो राजस्व प्राप्ति की तुलना में वहाँ खर्च बहुत होता था, इसलिए उनकी आवश्यकता अधिक होती थी। जो ब्रिटानी साम्राज्य था उसमें पंजाब का राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक रूप से रणनीतिक महत्व था। बाहरी और आंतरिक खतरों से साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए सेना खड़ी करना अंग्रेजों की मजबूरी थी और पंजाब में इस बात की बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी। आगे चलकर 2 विश्व युद्ध हुए और ये धरातल पर साबित हो गया कि अंग्रेज सही सोचते थे। दोनों युद्धों में ब्रिटेन की जीत में भारतीय सेना, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब से आता था, का बेहद अहम योगदान रहा। 1849 में पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे के बाद पंजाब का विस्तार दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान की सीमा तक हो गया। सीमा के पार से उसी रूसी साम्राज्य का खतरा अंग्रेजी साम्राज्य की चिंताओं को बढ़ाता था
19वीं सदी के अंतिम भाग में रूस में फिर औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। परिणाम क्या हुआ? रूस ने खुद को अपने प्राकृतिक साधनों का विकास करना शुरू किया और अपनी सीमाओं के बाहर खानों, रेल मार्गों और अन्य आर्थिक विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। मध्य पूर्व और मध्य एशिया की ओर से बढ़ता हुआ रूस भारत के नजदीक पहुंच गया था। वहां ब्रिटेन के अधिकार के लिए एक खतरा लगने लग गया था, लेकिन इस समय ब्रिटेन और रूस को एक दूसरे से जितना डर था, उससे अधिक वो जर्मनी से डरते थे, क्योंकि 1907 में युद्ध न करके ब्रिटेन और रूस ने पारस को 3 प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया था। उत्तरी भाग केवल रूसी व्यापारियों के लिए उन्होंने छोड़ दिया था, दक्षिणी भाग में केवल अंग्रेजी व्यापार ही कर सकते थे, और मध्य का जो क्षेत्र था वो दोनों के लिए खुला छोड़ दिया गया था कि जिसमें दम है वो अपना वहां पर कारोबार करे, उसको जीते। रूसी विस्तार ने भारत के सीमांत प्रांत की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व के अधीन अफगानिस्तान को एक मध्यवर्ती राज्य बनाया गया था। ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य में फर्क सिर्फ इतना था कि ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य का निर्माण जहां तहां बिखरे क्षेत्रों पर अधिकार करके किया था, वहीं रूसियों ने अपनी सीमाओं का विस्तार करके अपने साम्राज्य का निर्माण किया था। ऐसे में जो रूसी साम्राज्य था उसमें भविष्य में जो खतरा उत्पन्न हो सकता था, उसके लिए जो हमारा पंजाब था वो ब्रिटेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। साम्राज्यवाद के मूल में आर्थिक लाभ अनिवार्य रूप से निहित होते हैं दोस्तों। पंजाब इस लिहाज से अंग्रेजों के लिए एक कामधेनु गाय से कम नहीं था। यहाँ की जो मिट्टी थी बहुत उपजाऊ थी। दूसरा, सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास और रावी जैसी सदा निरा नदियां बहती थी और फिरंगियों के दिमाग में पंजाब को लेकर पूंजी के पहाड़ नजर आते थे। पंजाब की भूमि से अधिकतम दौलत कमाने के लिए उसका अधिकतम प्रयोग किया जाना अंग्रेजों के लिए जरूरी था। लंदन के मुद्रा बाजार से ब्याज पर पूंजी जुटाकर अंग्रेजों ने जब सतलुज नदी के पश्चिम में बड़ी बड़ी नहर प्रणालियों का निर्माण शुरू किया और इससे नदी घाटियों के बीच वीरान पड़े विशाल जो रेगिस्तानी मैदान थे, उसकी बंजर भूमि को कृषि भूमि, जो योग्य भूमि थी, उसको बनाने का काम लगातार जारी रखा। नहरी सिंचाई के तहत लाए जा रहे विशाल क्षेत्रों में पहले से बस्तियां नहीं के बराबर थी, इसलिए पंजाब में नहर प्रणालियों की सफलता के लिए कुछ क्षेत्रों में आबादी का दबाव कम करना जरूरी था। लिहाजा नहर कॉलोनियां बनाई गई और नहर कॉलोनियों के रूप में अधिक सुविधाओं वाले नए गांवों को बसाने का काम शुरू किया। नई बस्तियों में अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक और सामरिक हितों को ध्यान में रखकर कृषि भूमि का आवंटन किया। कानूनन विशेषकर ब्रिटिश लिहाज से उनका या किसी अन्य का यहाँ भूस्वामित्व नहीं था, इसलिए इन भूमि को क्राउन वेस्टलैंड के रूप में घोषित कर दिया गया था। और सिंधु नदी पर एक किताब है दोस्तों बहुत अच्छी, जो हरियाणा में जलयुद्ध नायक हैं के रूप में कहलाते हैं, रघु यादव जी, जिनका पीछे में इंटरव्यू भी मैंने आपको दिखाया था। उन्होंने, उनकी किताब में 2 पंक्तियां हैं जो अंग्रेजों के कारनामे को गागर में सागर की तरह बयां कर देंगी। उन्होंने लिखा है कि दोआबों में पसार कर आब अंग्रेजों ने बसाया पालतू पंजाब। इस शीर्षक से उन्होंने पूरा एक उसमें पैरा लिखा है, और कि छोटे बड़े जमींदारों, जागीरदारों, सैनिक और नागरिक अधिकारियों सहित शहरी बुजुर्ग वर्ग के लोगों जैसे वकीलों, डॉक्टरों आदि को विभिन्न कॉलोनियों में, और अमीर लोगों और राज के खास वफादार सेवकों को भी, जो सभी कॉलोनियों में नजराना गारंटी के नाम से बड़े बड़े आकार के 50 से 1500 एकड़ तक के कृषि फार्म, जो सेवा शर्तों के साथ और उसके बिना भी अंग्रेजों ने आवंटित किए थे। चूंकि ये लोग सालाना एक निश्चित धनराशि का शुल्क उपहार के रूप में अंग्रेजी सरकार को देते थे, इसलिए इस उपहार को वो नजराना गारंटीज कहते थे। एक तरफ आबादकार और मिलिट्री जो ग्रांट्स थी, उससे अंग्रेजों को गांव के जो प्रभावशाली वर्ग है उसकी कृतज्ञता मिली। दूसरी तरफ जो नजराना ग्रांट से थी, उससे कृषक, गैर कृषक सभी जो सरमाएदार थे, उनकी स्थिति मजबूत होती गई और वो अंग्रेजों के वफादार के रूप में बनते गए और वो जीवन के हर क्षेत्र में फिर अंग्रेजों का साथ देने लगे थे। अंग्रेजों की जीवन शैली का अनुसरण करना इन लोगों के लिए शान की बात होने लगी थी। सरकार ने हर नहर कॉलोनी में कुछ भूमि खुली नीलामी में बेचकर अपना जो बाजार भाव भी वसूला। और अगर आप उस समय के डाटा को देखेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे। 1892 से 1913 तक 40,000 एकड़ क्राउन वेस्टलैंड 266 रुपये प्रति एकड़, और 1915 से 1921 के बीच 95,000 जो भूमि थी पर एकड़, वो क्राउन वेस्टलैंड 294 रुपये से 793 रुपये प्रति एकड़ की दर से अंग्रेजों ने यहाँ बेची। और नजराना गारंटी और खुली नीलामी के द्वारा बड़ी संख्या में गैर काश्तकार, खत्री, खोजा, शेख, हरोड़ा और बनिया जैसी जातियों के लोग भी कृषि भूमि के हकदार बन गए और
1901 के लैंड एलिएशन जो एक्ट था उसमें सरकार ने कृषि भूमि खरीदने पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन इसमें उन्होंने खरीदी और नतीजा यह हो कि नहर कॉलोनी वाले जिलों में गैर काश्तकार भूस्वामियों का प्रतिशत बढ़ने लगा। 1921-22 में 13% के प्रांतीय औसत से अधिक वो बन गया। मुल्तान में 28, जंग में 18, मोंटगोमरी में 27 और मुजफ्फरगढ़ में 20% ये था। उस वक्त पंजाबी समाज का काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने स्वार्थों के चलते अंग्रेज सरकार के सामने समर्पण कर चुका था और विभिन्न तबकों में अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी और अंग्रेज यहाँ मज़े से राज कर रहे थे। अंग्रेजों के लिए हरियाणा क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती आई 1857 में। 1857 आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी उसको भी अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया और लेकिन 1857 की क्रांति का इतिहास, हरियाणवी गदर की जो कहानी है दोस्तों, वो भी अपने आप में अनोखी है। उस कहानी को भी हम जानेंगे कि हरियाणा में उस दौर में क्या हुआ। आगे के वीडियो में आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो बता दिया करें, ना कुछ बदलाव करना है तो वो भी बता दिया करें। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत अमूल्य हैं। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक बार में बात समझ में आए फिर अगली बात पे बढ़ जाएं। आजकल किसी के पास समय नहीं है बहुत लंबे वीडियो देखने का, इसलिए आप लगातार इन वीडियो को देखते रहें। सारे वीडियो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम इस पूरी कहानी को जानेंगे। मेरा विश्वास है कि ये जो पूरी सीरीज जब आपके सामने तैयार हो जाएगी, देख चुके होंगे, हरियाणा की ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने नहीं होगा जिसको आप ना जानते हों। अब बहुत सारे साथी पूछ लेते हैं कि पंजाब अंग्रेजों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी समझने के लिए आपको उस दौर की चीज़ों को देखना पड़ता है और ये पूरी कहानी यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।